हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। तो अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में जो है आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 जलवायु को पढ़ेंगे। जलवायु जिसे हम लोग क्लाइमेट भी कहते हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्व तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का लगभग आधा भूभाग जो है वो कर्क रेखा से दक्षिण में है जो उष्ण कटिबंध में है तथा आधा भूभाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफी प्रभावित किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि जो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो भारत जो है अपने आप में एक बहुत ही अनोखा देश है ना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो भारत है हमारा, सॉरी, ये जो भारत है हमारा इस तरह से है, थोड़ा सा मैं ऐसे बना रही हूँ, है ना। तो इसमें जो बीचों बीच जा रहा है वो क्या है हमारा कि इसको बीचों बीच से कर्क रेखा से काटते हैं और इसमें जो है इसके दक्षिण में जो है इधर ईस्ट साइड में इसको वो उष्ण कटिबंध में है, लेकिन जो उत्तर वाला पार्ट है वो उपोष्ण कटिबंध में है। तो ये जो इसकी स्पेशलिटी है भारत की जो इसको अन्य देशों से जो है वो भिन्न बनाती है। दूसरा क्या है कि अगर एक तरफ इसका पर्वत पहाड़ है तो दूसरा जो है इसका प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीपीय हिस्सा मतलब जो है कि ये तीनों ओर जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है और क्या है कि दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर क्या हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है ये सब स्थित है। तो इसी वजह से क्या है कि भारत में जो है यहाँ पे बहुत जलवायु संबंधी विभिन्नताएं हैं। यहाँ पे क्या है भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है। फलतः कहा जाता है ये कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु जो है वो भारत में पाई जाती है। क्या है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। इसीलिए जो हम लोग एक कहावत हमेशा सुने होंगे कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी क्या प्रिवेल्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में क्या अनेकता में भिन्नता है और भिन्नता में अनेकता, ये सारी चीजें जो है वो भारत में अवेलेबल है, भारत में पाई जाती है। तो बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते हैं और भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों का अंतर जो है समझ लेना चाहिए। जब हम लोग बोलचाल में भाषा में जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आज का मौसम बड़ा खराब है ना, और इस तरह से बोल देते हैं, या फिर आज का जो है अभी का जलवायु जो है वो बहुत खराब है। तो ये बोलचाल में तो बोल देते हैं, लेकिन यूजुअली जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली तब मौसम और जलवायु के डिफरेंस को हम लोग को समझना चाहिए। तो क्या है डिफरेंस मौसम और जलवायु? तो जलवायु जो होता है वो लगभग स्थायी होता है पर मौसम जो है सामयिक होता है। जलवायु क्या होता है वो स्थायी होता है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कि आप किसी शहर में है तो वहां पे जो है लगभग 2-3 महीना से, जैसे अभी क्या है कि क्या चल रहा है अभी, तो हम लोग बोलेंगे अरे गर्मी का मौसम है, लेकिन ये गलत है। वो जो जलवायु है वो कैसा है कि गर्मी है, लेकिन मौसम क्या है जो आपका जैसे हर दिन का आज मौसम बड़ा खराब है ये बोल सकते हैं कि अचानक से बारिश होने लगी या फिर काफी गर्मी हो गई या काफी ठंडा हो गया, ये मौसम है। या फिर इस चीज को भी मौसम कह सकते हैं, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम में क्या होता है कि गर्मी होती है, फिर ठंड का मौसम होता है तो उसमें ठंड होती है, बरसात, वो भी क्या होता है टेम्परेरी होता है। तो जैसे कि वो 2 महीने के लिए हो या 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद वो चेंज होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है जैसे वो काफी दिनों से वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही चले आ जा रहा है। जैसे राजस्थान की जलवायु है, वहां पे ज्यादातर क्या रहते हैं, उसका एक पैटर्न है कि वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है और क्या है कि रात के वक्त वहां पे ठंड हो जाती है और ठंड कम होती है। भाई कश्मीर में क्या है कि ज्यादातर वक्त क्या है वहाँ ठंड ज्यादा रहती है, गर्मी का जो पीरियड है वो कम रहता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का पीरियड देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि बारिश ज्यादा दिनों के लिए होती है और ठंड और गर्मी ये सब जो है वो कम दिनों के लिए होती है। तो ये उस एरिया का जो है जलवायु है। तो अब इसके डिफिनेशन को बताएं कि एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब 30 वर्ष या उसके आसपास का जो है उतना अधिक समय से क्या है एक ही जैसा जो वहाँ का मौसम रहता है या किस तरह का वहाँ का मौसम रहता है उसको एवरेज रूप से मिला के
उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलवायु कहते हैं। और किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या है, मौसम कहा जाता है। और कोई एक पर्टिकुलर से कोई महीना के लिए कोई कहीं का जो पूरा मौसम कैसा रहा, या फिर किसी दिन का मौसम कैसा रहा, मतलब वो कुछ वक्त के लिए होता है, वो मौसम होता है। तो ये हुआ मौसम और जलवायु में डिफरेंस। तो जैसा मैंने बताया कि मौसम जो है एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु जो है सालों साल एक ही क्षेत्र में एक ही रहती है। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व जो होते हैं वो तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण है, जो सूर्यातप से क्या कहते हैं, इंसोलेशन भी कहते हैं, उससे प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। और साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था जो है वो एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश बादलों से घिरा या साफ तथा शुष्क, आर्द्र, शुष्क या आर्द्र आदि। तो ये सब क्या हो गया कि ये वायुमंडलीय अवस्था है या फिर मौसम, इसके बारे में होता है। और इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को जो है ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभक्त कर उसका अध्ययन किया जाता है। तो अब हम भारत देश के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो देश भारत है उसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले अरब भाषा का जो है मौसम शब्द है उससे। और मौसम का अर्थ क्या होता है कि ऋतु होता है। और धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग जो है उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीत काल में थल से जल की ओर चला करती है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जल से क्या है, थल की ओर आती है, मतलब समुद्र की ओर से बहते हुए क्या है कि वो थल की तरफ आती है। और शीत काल में क्या होता है कि थल की तरफ से वो क्या है, समुद्र की ओर जाती है। तो ऐसे हवाओं को जो है मानसून कहा जाने लगा। और एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया गया। और एशिया महाद्वीप में जो है इस प्रकार के हवाओं से जो भी इलाका प्रभावित हुआ उस एरिया को जो है मानसून एशिया का नाम दिया गया है। और जिसमें अपना देश भारत का जो है मुख्य स्थान है। और एशिया मानसून में जो है भारत का नाम मुख्यतः आता है। भारत का मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। और भारत में लेकिन मौसमी जलवायु में एकता तो है और उसके साथ कुछ कुछ जगह पे स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। एकता के साथ जो है कहीं कहीं पे किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में इसकी विविधता भी है। जैसे राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान जो होता है वो 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये राजस्थान के बारे में बात हो रही है। लेकिन उसी पर्टिकुलर दिन में क्या होता है कि उसी दिन कश्मीर का जो पहलगाम या गुलमर्ग का जो जगह है वहां का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम रहता है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के उत्तर में जो है एक खिलन मार्ग जो है वहां का तापमान तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। इस समय क्या है कि जून जो है वो सारा उत्तर भारत गर्म एवं शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जो राजस्थान का बाड़मेर का जो इलाका है वो इतना गर्म रहता है कि वो क्या है कि जून के महीने में 48 से 50 डिग्री उसका एवरेज डे टेम्परेचर रहता है। लेकिन उसी जून के महीने में अगर हम राजस्थान की कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी जो है पहलगाम में या गुलमर्ग का जो है तो वहां का तापमान क्या होता है 20 डिग्री रहता है। और उससे थोड़ा आगे जाके क्या उसके उत्तर में खिलन मर्ग जगह है, अगर वहां जाएंगे तो वहां पे क्या रहता है कि वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब वहां पे बर्फ गिरती है। और जो क्या है लगभग पूरा उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया जो होता है जून के महीने में गर्म एवं शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है। जबकि असम का जो क्षेत्र है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र होता है वहां पे क्या है कि इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। तो असम का जो क्षेत्र है वहां पे जब जून के महीने में हम लोग नॉर्थ इंडिया के लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, वहां पे इतनी बारिश होती है कि वहां पे क्या है बाढ़ आने लगती है। तो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में जो है विषम पाया जाता है। तो अब समुद्र तटीय जो क्षेत्र होता है वहां का तापमान जो है सम होता है, मतलब एक जैसा होता है। लेकिन जो स्थल के मध्य में जो होता है वहां पे क्या है तापमान विषम पाया जाता है, मतलब अलग अलग या डिफरेंसेस पाया जाता है। और ये सभी दैनिक विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं जो है वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती है। और दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जून माह में जो है तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान जो होता है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी समय पश्चिमी राजस्थान में जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और वर्षा की दृष्टि से मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि जो दिसंबर की में जो है रात में जो है कारगिल जैसा जो जगह है, कारगिल हम लोग सब जानते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, कारगिल वॉर की वजह से वो बहुत फेमस है, वहां पे हमारे सैनिक रहते हैं। तो दिसंबर की रात में कारगिल जैसा स्थान होता है, वहां पे तापमान क्या होता है, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और जून माह में जो है तिरुवनंतपुरम में चेन्नई का तापमान क्या होता है, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसी समय पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वर्षा की दृष्टि से मौसम में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितना है, ये पूछा गया है कि मौसम में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1180 सेंटीमीटर होता है। और जैसलमेर में वही क्या है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही होता है, या फिर उससे कम होता है, उससे अधिक नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है। और जब अक्टूबर नवंबर का जो टाइम रहता है, जब नॉर्थ इंडिया में क्या है बारिश रुक जाती है, उस टाइम क्या है दक्षिण भारत में के पूर्वी भाग में क्या होता है, लौटते मानसून से, मतलब मानसून इधर से लौट के जाता है, उस समय में काफी अच्छी वर्षा होती है। और उस टाइम पे क्या होता है, उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। और दिसंबर जनवरी में क्या होता है, कश्मीर में किसान ठंड से कांपते होते हैं। और उसी समय केरल तट के मोपला जो होते हैं, जो स्थानीय जनजाति है, केवल एक लुंगी पहनकर खुले बदन धान की खेती करता मिलता है। यानी कि वहां पे क्या है, ठंडा नहीं रहता है। लेकिन कश्मीर में क्या होता है, कितना ठंड होता है कि वहां का किसान ठंड से कांपते मिल जाएगा। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है। और उत्तर भारत में क्या होता है, जो वर्षा की मात्रा होती है वो पूर्व से नॉर्थ, जो पूर्व साइड है, ईस्टर्न साइड है भारत का, वहां पे काफी वर्षा होती है। और ये पश्चिम साइड तक जाते जाते बिल्कुल ही घट जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र और आवास में विभिन्नताएं पाई जाती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जो है हम लोग एक निमोनिक्स का यूज करते हैं, एक शब्द का यूज करते हैं, लैंडफॉर्म्स, है ना। इनकी जो जलवायु में डाइवर्सिटी है उसकी किसकी वजह से, उसको नियंत्रित करने वाले क्या क्या कारक है, तो उसको याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स है लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म्स में क्या है कि जैसे एल है, तो एल मतलब क्या होता है, लैंडफॉर्म से लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन एक्सप्रेस, ये मीन्स होता है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, और डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा, एफ फॉर फॉरेस्ट वन, और ओ जो होता है वो ओशियन करेंट से होता है। आर फॉर रेनफॉल यानी कि वर्षा होता है, वहीं एम फॉर जो होता है माउंटेन जिसे पहाड़ कहते हैं, और एस फॉर सॉइल जिसे मिट्टी कहते हैं। तो ये लैंड फॉर्म्स जो है ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। तो सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में भी जो है वो अंतर हो जाता है। और सूर्य की किरणें जो है निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। और यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। यानी कि क्या है कि सौर किरणों का सीधा या तिरछा होने पर भी क्या है कि सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। और सूर्य की किरणें क्या है, जो निम्न अक्षांश होती है वहां पर क्या है सीधी पड़ती है, लेकिन जो उच्च अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वहां पर तिरछा पड़ता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर, यानी कि जो विषुवत रेखा है बीच में एकदम, उससे क्या है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या है तापमान जो है घटने लगता है। जैसे ये सूरज है और इसका किरण जो है विषुवत रेखा पे स्ट्रेट पड़ेगा, लेकिन जो ध्रुव का एरिया है वहां पे क्या है वो टेढ़ा होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे तापमान क्या होता है कि घटने लगता है। और जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल जो है वो विरल होता जाता है, विरल मतलब पतला, और तापमान जो है वो घटता जाता है। तो यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित जो है ऊट कमंड अर्थात ऊटी जो तमिलनाडु में, वहाँ तापमान काफी कम रहता है, और गर्मी में जो है काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो क्या है कि जो निम्न अक्षांश में कौन सा है क्षेत्र पड़ता है, ऊटकमंड या ऊटी जो है कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या होता है कि काफी गर्मी होती है वहां पे, लेकिन ऊटी जो होता है वहां पे गर्मी के मौसम में भी क्या है तापमान काफी कम रहता है। और कहीं भी तापमान बढ़ने पर जो है वहां वायुदाब घटता है, और तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ता है। तो ये एक फैक्ट है, इसको भी पूछा जाता है कि तापमान जब बढ़ता है, तापमान बढ़ा, वायुदाब क्या है घट गया। अगर वायुदाब तापमान घट गया तो क्या है वायुदाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगते हैं। और पवन जो है मतलब जो हवा है वो क्या होता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगते हैं। और ऐसे में यदि क्या है जल भाग से पवन आते हैं तो उसमें पर्याप्त क्या है नमी होती है, और जिससे क्या होता है कि वर्षा होती है। किंतु स्थल भाग से आने वाले पवन जो है शुष्क होते हैं। तो ये
जैसे ये लैंड है और ये जो है समुद्र है। तो जब क्या होता है कि जब जहाँ पे क्या होता है कि निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब की ओर बहने लगता है। मतलब अगर यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया लैंड उसमें, तो क्या है, और यहाँ पे निम्न वायुदाब है, तो यहाँ से हवा क्या है इधर चला जाता है इसको पूरा करने के लिए। तो जब समुद्र तल से जाए जो हवाएं उसमें लैंड की तरफ जाता है, थल की तरफ जाता है, तो उसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी होती है और उससे बारिश होती है। लेकिन अगर लैंड से क्या है कोई हवा जो है अगर समुद्र की ओर आती है तो क्या होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा होता है। और जलवायु को जो है समुद्र जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जल देर से क्या है गर्म एवं देर से ठंडा होता है। तो पानी की खासियत क्या है कि ये देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है। अतः समुद्र तटीय भाग जो है वो जाड़े में ज्यादा ठंडा नहीं होता और गर्मी में जो है ज्यादा गर्म भी नहीं होता। किंतु स्थल भाग जो है वो जल्द गर्म भी हो जाता है और जल्द ठंडा हो जाता है। अतः महाद्वीप का मध्य भाग जाड़े में अति ठंडा तथा गर्मी में जो है अति गर्म हो जाता है। समुद्र के नजदीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र के दूर के भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। गर्म या ठंडी सामुद्रिक जलधाराएं जिस तटीय क्षेत्र से गुजरती है उससे प्रभावित करती है। ऊंचे पर्वत जो है वो वाष्प युक्त पवन को रोक कर वर्षा कराता है, जिससे पवन अभिमुख भाग में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है। पर पर्वत के पीछे वाला जो होता है वो पवन अभिमुख भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वन जो है बादल को आकर्षित करता है तथा सूर्य के प्रखर किरणों से को बचाता है। मिट्टी के प्रकार भी जो है तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे कि बलुई या कंकरीली मिट्टी जो होती है वो जल्द गर्म होकर तापमान में वृद्धि करते हैं, पर चिकनी या जलोढ़ मिट्टी जो है वो जल्द गर्म नहीं हो पाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो क्या क्या है। तो पहला जो कारक है वो है अक्षांश। अक्षांश जो है उसमें क्या है कि ये कर्क रेखा में 23.23 डिग्री उत्तर की ओर जो है भारत के मध्य से गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा के उत्तर जो है उपोष्ण तथा दक्षिण का जो पार्ट है उसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। अतः दक्षिण भारत जो होता है वो क्या होता है गर्म एवं उत्तर भारत जो है अपेक्षाकृत जो है वो ठंडा रहता है। तो ये तो हो गया अक्षांश की बात। अब हम जो दूसरा कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाला वो है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिनकी औसत ऊंचाई जो है उसे महान हिमालय लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई जो है वो 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र जो है ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र जो है वो अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती, जिससे यहाँ तापमान जो है बहुत ज्यादा नहीं गिर पाता। परंतु गर्मी में जो है हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा करवाती है। यानी कि भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई जो है वो 30 से जो है 150 मीटर है और फलतः पर्वतीय क्षेत्र जो है वो ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत जो है गर्म होता है। अब जो तीसरा रीजन है वो है वायुदाब एवं पवन। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने जो है भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया। कैसे? तो भारत में कर्क रेखा क्षेत्र को विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसूनी चलती रहती है। किधर? उत्तरी पूर्वी जो है मानसूनी चलती रहती है कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र का जो एरिया होता है उसमें। और ये क्या होता है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से जो है समुद्र की ओर चलती है। फलतः क्या है इससे वर्षा नहीं होती। यानी क्या है स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली जो हवाएं होती है उसमें वर्षा नहीं होती और गर्मी में उसकी जो स्थिति होती है वो उलट जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध होने के कारण क्या है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और मकर क्षेत्र रेखा क्षेत्र में जो है वो उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं जो है वो तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है और विषुवत रेखा को पार करने के बाद जो है फेरल के नियम के अनुसार भारत में जो है दक्षिणी गोलार्ध जो फेरल का जो नियम है उसके अनुसार जो है ये दाहिने ओर मुड़ जाता है। और क्या है दाहिने ओर मुड़ने के बाद ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है।
और इसीलिए इन्हें क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। और इस हवा से क्या है पूरे भारत में व्यापक वर्षा होने लगती है। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है और जेट धाराएं जो है इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। तो ये जो जेट धाराएं बहती है वो क्या है इसी प्रवाह का कौन सा पश्चिमी प्रवाह का मुख्य अंश है। और जेट धाराएं लगभग क्या है कि 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जेट धाराएं जो है वो कहाँ चलती है, तो ये क्या है 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है चलती है। अतः इन्हें क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। और ये सितंबर से मार्च तक हिमालय की दक्षिणी छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेठ धारा जो है हिमालय की उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेठ धारा जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहलाता है और क्या है गर्मी में अप्रैल से अगस्त तक दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी वह तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर तथा पवन की दिशा जो है वो मुख्य कारण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जल एवं स्थल का वितरण। तो हम लोग अभी पढ़ लिया कि वायुदाब एवं पवन से जो है किस प्रकार हमारे जो है जलवायु में प्रभाव पड़ता है, कैसे जेठ धारा ये जो है कहाँ से कहाँ तक बहती है और चलती है। तो अब जल एवं स्थल का वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी बहुत प्रभावित किया है। कैसे कि समुद्र तटीय क्षेत्र में जो होता है जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल भाग जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जो कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जैसे कि मुंबई हो गया और गोवा हो गया, तमिलनाडु का जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है जाड़ा नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। वहाँ के तापमान में जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में कि जाड़ा में बहुत ज़्यादा जाड़ा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल जो होता है उसको गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लगता है और वो क्या है ठंडे के दिन में फिर क्या होता है कि इसको ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत अंतर नहीं होता है। आगे क्या है कि वहाँ तापांतर जो है कम होने के कारण जलवायु जो है वो सम बना रहता है। सम मतलब एक जैसा। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र जो है इसके प्रभाव में रहते हैं, पर भारत के जो है समुद्र के दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के जो दूसरे तटीय क्षेत्र है उस वहाँ पे तो ऐसा है कि वहाँ पे एक जैसा मौसम रहता है, लेकिन जो उत्तर भारत का एरिया है जैसे क्या कि बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, ये सब का जो पार्ट है ये हम क्या है ये उत्तर भारत में आता है। ये सब एरिया क्या है कि ये जो है समुद्र से काफ़ी दूर होता है, इसीलिए यहाँ पर समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट, कि यहाँ पे जो है खूब जाड़ा पड़ता है और गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है, तो हम लोग जानते ही हैं। और वार्षिक तापांतर में जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ताप अंतर मतलब ताप में अंतर, जो ठंडा और गर्मी के बीच में जो वार्षिक पूरा एक साल का डेटा निकाल के जो डिफरेंस निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। तो उसमें जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए जो है यहाँ की जलवायु जो है वो विषम बन जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में जो है बर्फ दोनों की खूब बिक्री होती है। मतलब दिल्ली में क्या है, जाड़े में हम लोग मोटा मोटा ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मी में जो है अपने आप को ठंड रखने के लिए हर जगह आपको बर्फ का गोला, बर्फ मतलब ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, ये सब बिकती है। उसको खा के इंसान अपने आप को ठंडा रखता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट दिया हुआ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो है यहाँ पे 2 प्रकार के जलधारा होते हैं, एक एल नीनो, एक ला नीना, है ना। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो जलधारा है एल नीनो उसे क्या है, मतलब वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो एल नीनो जो है वो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु, मतलब चाइल्ड। और वास्तव में एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एल नीनो क्या है। तो एल नीनो गर्म जलधारा, हॉट, और कहाँ से कहाँ तक चलती है कि दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देश के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है।
और इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान जो है अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। कितना डिग्री बढ़ जाता है? 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। और जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और ये धारा जब बहते बहते जब पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है वहां पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य से जो है कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। 1987 का जो सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। तो 1987 में जो एक बार भारतवर्ष में सूखा पड़ा था उसका कारण क्या था कि वो एल नीनो के कारण ही पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। क्यों? क्योंकि एल नीनो से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बारिश भी क्या होती है? बहुत कम पहुंचती है। और दूसरी ओर क्या है कि जिस वर्ष ये गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून जो है वो सामान्य रहता है और अच्छी वर्षा होती है। और कभी कभी तो जो है कि बाढ़ भी हो जाता है। तो एल नीनो का अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो एल नीनो का अध्ययन करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। ला नीना, तो दूसरे प्रकार की जलधारा क्या है? ला नीना। और ला नीना क्या है? ये ठंडी जलधारा है। तो इसकी उत्पत्ति भी क्या है? कभी कभी पेरू के तट पर होती है। पेरू जो है वहां पे होती है, पेरू के कोस्ट पे। और यह ठंडी जलधारा भी क्या है कि पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायु दाब को बढ़ा देती है। और ठंडी जलधारा क्या करती है? वो जैसे एल नीनो जो है वो लो प्रेशर बना देती है, लेकिन ला नीना जो है वो हाई प्रेशर बना देती है, वायु दाब को क्या करती है? बढ़ा देती है। और इस उच्च वायु दाब से चारों ओर क्या है? आर्द्र हवाएं चलती है। मतलब जो वेट हेयर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको ये बढ़ा देती है। और इसकी कुछ मात्रा जो है भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है। तो जब ये एल नीनो की हवाएं भारत पहुंचती है तो क्या होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं होती है वहां पे जल की मात्रा जो है बढ़ा देती है, जिससे क्या है कि सामान्य से अधिक वर्षा होती है। तो जब ला नीना जिस साल बहती है तो उस टाइम पे क्या होता है? सामान्य से अधिक वर्षा होती है। और इसका एक जो है मतलब शॉर्ट कमिंग्स भी है, क्या है कि उसके कारण अनेक भागों में भारत में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके कारण जो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में भी क्या है? भारी वर्षा होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मानसून के बारे में। तो भारतीय मानसून जो है वो अरबी शब्द मौसिम, मौसिम का अर्थ क्या होता है? ऋतु से होता है। और मौसिम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा भी बदल लेते थे। और भारत में जो है बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ जो है वो वर्षा से है। अच्छा मानसून का अर्थ जो है वो अच्छी वर्षा से है। और भारत में इन हवाओं की दिशा जो है वो 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। तो मानसून का जो दिशा है वो क्या है? ये 6 माह दक्षिण पश्चिम रहती है और 6 माह जो है ये उत्तर पूर्व रहती है। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं जब ये 6 माह दक्षिण पश्चिम रहती है। और जब ये 6 माह क्या है उत्तर पूर्व में रहती है तो इसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। गर्मी के महीने में जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो गर्मी के महीने में क्या है कि जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा के आसपास जो है वो चमकता है। और तब क्या है? भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो क्या है? अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग कौन सा है? कि जो राजस्थान का एरिया है वो क्या है? उत्तरी पश्चिमी भाग होता है। वो क्या होता है कि बहुत अधिक गर्म हो जाता है। फलतः वहां एक बृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि वहां पे गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की जो है तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है और इससे तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जैसे उत्तर पश्चिम जो राजस्थान का भाग है वहां न्यून वायुदाब, न्यून का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि वहां पे लो प्रेशर का क्षेत्र जो होता है वो डेवलप होता है। कहाँ? यहाँ पे कर्क रेखा जो होता है, सूर्य जो है वो कर्क रेखा के आसपास होता है तब उसका ये फर्क होता है। लेकिन सूर्य जब मकर रेखा के आसपास होता है तो वहां पे क्या होता है? जो है हाई प्रेशर बन जाता है। और यहाँ की वायु राशि जो है भारत में विकसित निम्नदाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है
हवा जो क्या करती है कि जब विषुवत रेखा को पार करती है तब एक कोरियालिस बल, जिसे फेरेल के नियम के हिसाब से क्या कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। और उसी के कारण क्या है, ये फिर दाहिनी ओर से मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुंचती है। तो जब हम लोग मैप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे कि फेरेल के नियम का जो कोरियालिस बल है, कोरियालिस फोर्स है, वो क्या है। तो यह पवन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। इसे किस किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, जो मूलतः जो है दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन का विस्तार है। जो दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन है उसी का ही विस्तार है ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये हजारों किलोमीटर समुद्र मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है कि समुद्र मार्ग से आती है ये, तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रचुर जलवाष्प होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। केरल तट पर कब पहुंचता है, ये 1 जून को पहुंचता है। और शीघ्र ही 13 से 15 जून तक जो है मुंबई और कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर आ जाता है। तो फिर ये क्या करता है, केरल 1 को पहुंचता है और 13 से 15 के बीच ये क्या है, मुंबई से क्या है, कोलकाता का कनेक्शन ले लेता है ये। और कोलकाता होते हुए क्या होता है, फिर ये घूमकर मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर ये मानसून बरस जाता है। मतलब 15 जून से मध्य जुलाई, मतलब 15 जुलाई तक पूरे भारत में जो है मानसून से बारिश हो ही जाती है। मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है तो वहां ये ऊपर उठकर घनीभूत हो जाते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट, जिसे हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, उसका पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा का जो है यही कारण है। सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है, किंतु पर्वत का पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। नवंबर दिसंबर में सूर्य जो है वो मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है, फलतः वहां निम्न दाब का क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। और उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। नवंबर दिसंबर में क्या होता है, सूर्य जो है वो मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस समय अपने देश में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र फिर बनने लगता है। निम्न दाब होने की वजह से क्या होता है, ठंड पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो फिर उससे क्या है कि हाई प्रेशर बनने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वहां उत्तर पूर्वी मानसून जो है अपने प्रभाव में ले लेती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है फिर वो क्या है, लो प्रेशर के कारण जिन क्षेत्रों को खाली करती है वो उत्तर पूर्वी मानसून फिर हाई प्रेशर की वजह से अपने प्रभाव में ले लेती है। उत्तर पूर्वी मानसून का काल जो है इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावी रहता है। इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है। और इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन जो है विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है, जो रबी फसलों को लाभ देती है। और इस अवधि में फिर क्या होता है, जो एक पछुआ पवन है, पछुआ पवन जो है उसका पवन जो है पछुआ पवन की जो पेटी है, मतलब पेटी मतलब जो पवन है वो क्या होता है कि दक्षिण की ओर खिसक जाती है। और उसी के कारण क्या होता है कि पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में जो है फिर वर्षा होने लगती है। और उससे क्या होता है, जो रबी की फसल है वो उससे बहुत फायदा होता है। रबी की फसल जो होती है, कौन सा फसल होती है रबी की, जैसे आप लोग कमेंट में बताइए। रबी और खरीफ फसल जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और 1 सितंबर को जो है राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि वो बहुत जोर से तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन फिर क्या है, उसका दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और 1 सितंबर तक ये राजस्थान तक नहीं पहुंच के मरुस्थल तक नहीं पहुंचता है, राजस्थान के कुछ हिस्सों तक जाता है। और 15 सितंबर तक ये क्या है, फिर चंडीगढ़, दिल्ली और श्रीनगर तक रुक जाता है। फिर ये घूम कर कहाँ जाता है, 15 सितंबर को चंडीगढ़, दिल्ली और श्रीनगर तक वहां जाता है। और 1 अक्टूबर तक ये फिर क्या है, मुंबई, भोपाल तथा लखनऊ को छोड़ देता है। और 10 अक्टूबर तक ये उत्तरी भारत को छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक ये पूरे भारत को छोड़ देता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, लौटते मानसून कहते हैं। इसीलिए क्या है, राजस्थान में ये बहुत उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए वहां पे जो है अभी मरुस्थल हो गया और सूखा पड़ गया है। और इस मानसून को जो है हम लोग लौटती मानसून भी कहते हैं।
अब हम लोग मानसून के स्वभाव को पढ़ेंगे। मानसून के स्वभाव में जो है वो काफ़ी अनिश्चितता पाई जाती है। फिर भी इसके सामान्य स्वभाव जो है कुछ-कुछ जो है सामान्य स्वभाव को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा जो है वो मौसमी होती है। कैसा होता है? मौसमी होता है। जो जिसका टाइम पीरियड क्या है कि जून से सितंबर तक ही होती है। दूसरा क्या है इसका? फिर हम लोग मैप का भी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी दूसरा जो इसका स्वभाव है इसके बारे में पढ़ते हैं कि दूसरा स्वभाव है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की जो है मात्रा वो घटती है और कोलकाता में जो है 162.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पटना में क्या है कि 135 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दिल्ली में घटकर ये केवल क्या होता है 67 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। मानसून वर्षा जो होती है वो भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। चौथा कारण है कि गर्मी में जो है वर्षा मूसलाधार होती है जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति भी जो है वो तेज हो जाती है। कई क्षेत्र जो होते हैं इस समय पे जो है बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। और 5 नंबर पॉइंट है कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मानसूनी वर्षा का भारत में जो है वितरण भी असमान है जो औसत 12 सेंटीमीटर से 11,080 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। और मानसून जो है कभी पहले और कभी देर से आती है। तो ये उसके में डिपेंड करता है। बहुत सारे कारक है उस पे डिपेंड करता है। और कभी-कभी मानसून में क्या अतिवृष्टि हो जाती है और कभी अनावृष्टि भी लाती है। फलतः फसलें जो है वो प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएँ लाती है। तो ये तो हो गया मानसून के जो है कुछ निश्चित स्वभाव जो ये है। लेकिन जो है मानसून में बहुत ही अनिश्चितताएँ भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैप का स्टडी करते हैं कि मानसून आगमन की जो संभावित तिथि मानसून जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। तो सबसे पहले जो है मानसून कहाँ पे आता है? जैसे आप देख सकते हैं ये मैप इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जैसे है कि ये जो है हिंद महासागर, यहाँ से जो है मानसून 1 जून से चलती है और ये जो है पूरा बैंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु से बारिश होते हुए 1 जून तक इस एरिया में बारिश हो जाती है। 5 जून को यहाँ पहुँचती है और 5 जून से फिर ये क्या है, ये केरल के तट से जाते हुए ये फिर 5 जून हैदराबाद से होते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश तक पहुँच जाती है। 10 जून को मुंबई से चलना शुरू होती है और फिर ये इस तरह से टेढ़ा होकर उड़ीसा से गुजरते हुए कोलकाता पहुँचती है और फिर कोलकाता से पटना 10 जून को ही ये बारिश होती है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नीलगिरी और उसकी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसके वजह से ये हवाएँ जो है ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं। फिर गुजरात में 15 जून से चलना शुरू होता है और 15 जून से क्या है कि अहमदाबाद और भोपाल शहर से होते हुए लखनऊ और ये फिर नेपाल तक पहुँच जाता है 15 जून को। वहीं 1 जुलाई को क्या है गुजरात के तट से ही शुरू होकर फिर ये राजस्थान के कुछ हिस्सों तक 1 जुलाई को पहुँचता है और 15 जुलाई को भी जो है राजस्थान का जो ये एरिया है मरुस्थल एरिया वहाँ पे बहुत ही थोड़ा-सा बारिश होता है। तो ये तो मानसून के आगमन की तिथि है। यहाँ पे भी है जैसे ये 5 जून को है, तो 5 जून को जो है ये यहाँ से बारिश शुरू होती है और बांग्लादेश तक 5 जून में होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में 1 जून को शुरू हो जाती है और ये फिर यहाँ से जो है शिलांग, इम्फाल होते हुए म्यांमार तक 1 जून को ही पहुँच जाती है। तो ये भारत का जो है भारत में जो मानसून के आगमन की जो तिथि है उसके बारे में बताया गया है। अब नीचे जो है हम लोग लौटते मानसून या मानसून का जो है अंत को पढ़ेंगे। तब लौटते मानसून में फिर क्या होता है कि ये जो टकरा कर फिर क्या होता है कि 1 अक्टूबर से नेपाल के वहाँ से चलती है और फिर 1 अक्टूबर तक कोस्टल एरिया में पहुँच जाती है। वहीं ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी से 15 को शुरू होती है, फिर ये 15 अक्टूबर तक आ जाती है और उसके जस्ट नीचे का हिस्सा होता है जो 1 नवंबर से फिर 1 नवंबर तक आता है केरल के कुछ तटों पे। फिर जो होता है तब ये बैंगलोर कर्नाटक का जो है 15 नवंबर से 15 नवंबर को ही आ जाता है कर्नाटक के तट पे और जो है 15 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर जो है 1 दिसंबर तक जो है वो क्या होता है 1 दिसंबर से ही बारिश होना शुरू हो जाती है तमिलनाडु के चेन्नई में और श्रीलंका में जो है वो 15 दिसंबर से होता है। वहीं जो है लौटते मानसून का बहुत ज़्यादा असर जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ राजस्थान, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली ये सब जगह में जो 15 सितंबर से को जो है वो तक जो है वो लौट आती है।
वहीं राजस्थान के एरिया में 1 सितंबर तक लौट आती है, लेकिन जो उसका रेगिस्तान एरिया है, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती है। तो ये जो है लौटते मानसून का मानचित्र है। अब हम लोग जो है ये जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है। अब जो है बाकी पार्ट 2 में हम लोग वर्षा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, दोस्तों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।